चैप्टर 29 फेक बॉयफ्रेंड। एक ठग हकीमा। वो एक ठग हकीम है। सीनियर डॉक्टर ओम ने विजय की ओर देखते हुए अपने दांत कस लिए। विजय ने उसकी ओर देखा और कहा, सीनियर डॉक्टर ओम, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं एक ठग हकीम हूं या नहीं। यदि आप चिंतित हैं तो आप मेरे बगल में खड़े होकर इलाज को होते हुए देख सकते हैं। 10 मिनट बाद सुनहरी सुइयां का एक बॉक्स आया। विजय ने लकड़ी के बॉक्स से सोने की सुइयों को निकाला और एक एक करके उनका निरीक्षण किया। उसने एक सुई को उठाया और उसे रौनक की खोपड़ी के शीर्ष पर निशाना बनाते हुए धीरे से छेदा। उसके हाथों की हरकतें स्थिर थीं। सोने की सुई खोपड़ी के माध्यम से त्वचा को छेदती हुई सही ढंग से मेरिडियन बिंदु से टकराती है। जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन का लेवल बढ़ता के रिफ्लेक्स और सेंसेस की शक्तियां भी बढ़ती गईं। उसकी हरकतें अब एक मशीन की तरह एक्यूरेट थीं। जब पहली सुई डाली गई तब भी सीनियर डॉक्टर ओम आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अधिक सुइयां डालने पर उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। इस लड़के की हरकतें वेल ट्रेन्ड हैं। ऐसा लगता है कि वो एक्यूपंक्चर का एक मास्टर है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा था? यह एक तरह से किसी को पुनर्जीवित करने जैसा है। सीनियर डॉक्टर ओम हल्के से मुस्कुराए। वार्ड रूम का माहौल तनावपूर्ण था। सब उस यंग लड़के की ओर देख रहे थे। वो लोग या तो उसके बारे में आशंकित थे या संदिग्ध थे। कल्पना, मिस्टर सोहम और बाकी लोगों का दिल उनके गले में अटका हुआ था। विजय ने 9वीं सुई के बाद सुई डालना बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी ऊर्जा को अपनी हथेलियों में बहाया। उसने मेरिडियन बिंदुओं को सक्रिय करने के लिए सोने की सुइयों की धीरे से मालिश की। 10 मिनट बाद ईईजी पर धड़कन शुरू हो गई। फिर रौनक का शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा और थोड़ा अकड़ने भी लगा था। कुछ मिनट बाद धीरे धीरे होश में आते हुए उसकी आंखें खुलने लगी। आईसीयू वार्ड रूम में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने इस दृश्य को अविश्वसनीय रूप से देखा, खासकर सीनियर डॉक्टर ओम। उनकी आंखें चौड़ी और गोल थीं। उनकी आंखों के सामने लगभग अंधेरा सा छाने लगा। यह कैसे संभव है? उसने सोचा कि वो सपना देख रहा है और अपने चेहरे पर जोर से एक चिमटी काटी। चिमटी काटते ही उनके मुंह से एक आह निकली। रौनक। कल्पना उत्साह से बिस्तर की ओर भागी और अपने बेटे के हाथों को पकड़ लिया। रौनक कराह उठा। उसकी आंखों ने मुड़कर उसे देखा। कल्पना खुशी के आंसू पोंछ रही थी। मिथिलेश कांप रहा था। उसके चेहरे पर अविश्वास की भावना झलक रही थी। वो उठ गया। वो सचमुच जाग गया। सब आश्चर्य से झूम गए। यह एक चमत्कार है। उसने कुछ ही सुइयों से उसे ठीक कर दिया। वो एक चमत्कारी हकीम है, एक सच्चा दिव्य डॉक्टर। सभी ने विजय की प्रशंसा की। वो अब उसे संदेह के साथ नहीं, केवल प्रशंसा और सम्मान के साथ देख रहे थे। आहा, उसने यह कर दिया। प्रभास ने अपनी जांघों को थप्पड़ मारा और चिल्लाया, मुझे पता था कि विजय ऐसा कर सकता है। मिस्टर सोहम ने राहत की सांस ली, जैसे कि उनके कंधों से एक भारी बोझ उठा लिया गया हो। सीनियर डॉक्टर ओम और कुछ नर्सों को छोड़कर हर कोई इस चमत्कार पर भावुक था। यह कैसे संभव है? जहां तक वो जानते थे, मेडिकल साइंस हमेशा देसी हकीमों से बेहतर रही है। यदि मेडिकल साइंस इसे ठीक नहीं कर सकती थी, तो एक देसी हकीम के लिए ऐसा करना असंभव था। मेडिकल साइंस में कोमा का कोई इलाज नहीं था। उन्होंने अभी जो देखा, उसने उनकी सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस को पूरी तरह से धूमिल कर दिया था। क्या यह केवल एक्यूपंक्चर था? उन्होंने इस तरह की अद्भुत एक्यूपंक्चर स्किल्स को पहले कभी नहीं सुना था और नहीं देखा था। इसे एक चमत्कार के रूप में वर्णित करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। रौनक, माँ यहाँ है, चिंता मत करो, तुम कुछ ही समय में ठीक हो जाओगे, कल्पना ने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए भावनात्मक रूप से कहा। विजय ने अपने होंठों पर एक उंगली रखकर उसकी ओर देखा। इलाज अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा पेशेंट अभी भी कमजोर है। कोशिश करें कि उसे परेशान न करें। कल्पना जल्दबाजी में बिस्तर से पीछे हट गई और विनम्रता से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। विजय ने कुछ और समय के लिए सुई में ऊर्जा को प्रवाहित किया, फिर अंत में एक एक करके सुनहरी सुइयों को हटा दिया और उन्हें उनके लकड़ी के बॉक्स में पैक कर दिया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, सब कुछ अच्छा रहा। रौनक को होश आ गया है। अब जल्द ही उसकी बॉडी रिकवर कर लेगी। उसने सुनहरी सुइयों का बॉक्स प्रभास को वापस कर दिया। विजय नहीं, दिव्य डॉक्टर विजय, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे थैंक्स बोलूं। कल्पना ने विजय के हाथों को कसकर पकड़ लिया। मुझे थैंक्स बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं जो कर सकता था, बस वो किया। अगर आप चाहें तो बिग ब्रो तेज को थैंक्स बोल सकती हैं। विजय मुस्कुराया। इसके अलावा कृपया मुझे दिव्य डॉक्टर न कहें। मैं उस उपाधि के योग्य नहीं हूं। डीसी मिथिलेश विजय के सामने आए और गहराई से झुक गए। छोटे भाई विजय, मैं अभी गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। आप क्या कर रहे हैं डीसी सरा? विजय बौखला गया। मैं अपने पहले किए गए बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूं। मुझे तुम पर संदेह था।
और मैंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो तुम्हारे लिए अपमानजनक थे। मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहूंगा, मिथिलेश जी ने कहा। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है डीसी सर, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पहले की घटना से परेशान नहीं था क्योंकि वो जानता था कि डीसी सर की जगह कोई भी होता यो उस पर संदेह करता। मिथिलेश जी को खुद पर अधिक शर्म आई जब उन्होंने विजय को यह कहते हुए सुना, छोटे भाई विजय, तुम्हारी मेडिकल स्किल्स चमत्कारी हैं और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। तुम सच में एक जेंटलमैन हो। यह सही है, एक नेक दिल जेंटलमैन। सब लोग मिथिलेश जी की बातों से सहमत दिखे। उन्होंने उत्सुक आंखों से विजय की ओर देखा क्योंकि उन सभी को पता था कि वो कभी ना कभी बीमार पड़ेंगे। इसलिए एक नेक दिल दिव्य डॉक्टर से परिचित होना अच्छा होगा। दिव्य डॉक्टर विजय, क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है? दिव्य डॉक्टर विजय, यह मेरा नेम कार्ड है। मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। विजय के चारों ओर सभी की भीड़ जमा हो गई। चुप रहो, शांत हो जाओ। आप सब क्या कर रहे हैं? यह एक हॉस्पिटल है। प्लीज पेशेंट को परेशान ना करने के लिए तुरंत वार्ड रूम से चले जाएं। सीनियर डॉक्टर ओम ने गुस्से में चिल्लाया और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर वो मुड़ गए और विजय की ओर देखा। वो खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। डॉक्टर विजय, आपको पहले आहत करने के लिए मुझे खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में आपके पास इतनी अद्भुत मेडिकल स्किल्स होंगी। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर ओमा, विजय मुस्कुराया। हे, सच में आप बहुत विनम्र हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे एक भी बात पता नहीं थी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर विजय, मुझे आश्चर्य है कि आपने अपनी मेडिकल स्किल्स किससे सीखी? डॉक्टर ओम ने पूछा। मेरा कोई गुरु नहीं है, विजय ने कहा। मैंने इन सभी मेडिकल स्किल्स को एक प्राचीन बुक से सीखा है। डॉक्टर ओम हैरान रह गए। उनका मुंह फटका फटा रह गया। उनकी आंखें चौड़ी चौड़ी खुली हुई थीं। जिस तरह से उन्होंने विजय को देखा वो बिल्कुल उसी तरह था जैसे उन्होंने एक राक्षस को देखा था। उसने इसे खुद सीखा? ओह माय गॉड, क्या यह लड़का सच में इंसान है? वो वहीं किसी बुत की तरह जमकर खड़े रहे। चलो बस। विजय के कमरे से बाहर निकलने और अपने आसपास के लोगों के समूह से निपटने के बाद वो प्रभास और बाकी लोगों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। विजय वहां से निकलने के बाद 5 स्टार होटल पहुंचा, फिर अपनी छोटी 3 फियाट व्हीलर बाइक पर सवार होकर नगीना गांव लौट आया। अगर मुझे कभी वक्त मिलेगा तो मैं खुद के लिए एक सुनहरी सुइयों का सेट बनाऊंगा। घर जाते समय हॉस्पिटल में हुई घटना पर विचार करते हुए उसने सुनहरी सुइयां बनाने के बारे में सोचा। इसके अलावा मुझे डिवाइन बुक पर भी अधिक अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। डिवाइन बुक एक दिव्य किताब थी जिसमें अपार ज्ञान भरा हुआ था। उसने अब तक केवल सतह को खरोंचा था। विजय के लौटने पर गांव हलचल से भरा हुआ था। जब गांव वालों ने उसे गांव में आते देखा तो सभी ने बेसब्री से उसका स्वागत किया। सभी माताएं उसे किसी खजाने की तरह मानने लगी थीं। उसके चारों ओर भीड़ लगाती और बिना रुके बातें करती, एक नई प्रेमिका से मिलाने की कोशिश करती। विजय इस तरह की मेहमान नवाजी से भयभीत था। गांव की लड़कियां भी उसे अलग तरह से देखने लगी थीं, जिससे विजय को अजीब लगता था। अंत में वो अपने घर पहुंच गया। विजय ने लाइट्स ऑन की और घर के साधारण सामानों को देखा। वो भावुक होने लगा। विला की डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी। वो कुछ दिनों में वहां शिफ्ट होने वाला था। जब उसने इस घर से दूर जाने के बारे में सोचा तो उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो बालकनी में बैठ गया और रात की हवा का आनंद लेने लगा। पहाड़ की ओर देखते हुए वो उस सुहानी रात में कहीं खो सा गया था। पापा से अम्मा, आपके विजय ने आखिरकार अपना नाम बना लिया। वो अच्छा कर रहा है, चिंता मत करो। रात के आसमान की ओर देखते हुए उसने कहा। विजय अगली सुबह बहुत जल्दी उठ गया। वो अपनी श्री व्हीलर बाइक पर सवार होकर शहर चला गया। आनंद अंकल से मिलने से पहले उसने बहुत सारी सिगरेट और बढ़िया ड्रिंक्स खरीदी। डिलीवरी स्टोर से बाहर निकलते ही विजय का फोन बजने लगा। उसने देखा कि वो मिस अहाना का फोन था। विजय हैरान रह गया। उस रात के बाद उसने मिस अहाना को 2 या 3 दिनों से नहीं देखा था। हे विजय, क्या तुम आज फ्री हो? अहाना ने उससे पूछा। मैं फ्री हूं, क्या बात है? मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ टेनिस कोर्ट जाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विजय हैरान रह गया। उसने अपने सिर को खुजलाया। टेनिस? मुझे टेनिस खेलना नहीं आता। मैंने स्कूल में बस इसे 1-2 बार खेला था। कोई बात नहीं, मुझे बस कंपनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। असल में वो एनोइंग आदमी वहां आने वाला है। अहाना को भी कारण बताते हुए थोड़ा अजीब लगा। विजय को तुरंत समझ आ गया। मिस अहाना उसे एक नकली बॉयफ्रेंड के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। विजय द्वारा कॉल कट करने के बाद वो अपनी छोटी 3 व्हीलर बाइक पर सवार होकर डीएलएफ लेजर पार्क की ओर निकल गया। सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, लेकिन विजय की श्री व्हीलर बाइक अपनी फुल स्पीड में उनको क्रॉस करते हुए चल रही थी। कुछ ही समय में विजय डीएलएफ लेजर पार्क वाली सड़क पर पहुंच गया। वो बस मुड़ने ही वाला था जब एक कार उसकी तरफ तेज गति से आई और उसे लगभग टक्कर मार दी। सौभाग्य से विजय के सेसेस बहुत तेज थे
उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और समय से पहले कार को चकमा देने में कामयाब रहा। आखिर यह कार किसकी थी जो विजय को लगभग टक्कर मारने वाली थी? क्या होगा जब आहाना अपनी फ्रेंड से विजय को मिलाएगी? आखिर विजय के इस उतार चढ़ाव वाले रोमांचक सफर में आगे किया होगा? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 30। हे डार्लिंग, आई मिस यू। बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? विजय ने गुस्से में कहा। उसने कार की ओर देखा और वापस जाने के लिए मुड़ने लगा। ब्लैक ऑडी कार तेज टायर घसीटने की आवाज के साथ रुक गई। कार की विंडो ओपन हुई और किसी ने बाहर देखा। वो अपने 20 के दशक के मध्य में एक जवान लड़का था। दोपहर की तेज धूप में उसके काले सिल्की बाल निखर कर चमक रहे थे। उसने गोल्डन रंग के चश्मे पहने हुए थे और वो एक अमीर परिवार से लग रहा था। हालांकि तो उसके मुंह से निकले शब्दों ने उसकी परवरिश का सबूत दे दिया था। क्या तुम मंदबुद्धि हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि बाइक कैसे चलाते हैं? तुम एक भिखारी टूटी हुई बाइक को ठीक से चला भी नहीं सकते। क्या तुम्हें पता भी है कि इस कार की कीमत कितनी है? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने इसे खरोंच मार दी तो कंपनसेशन दे सकते थे? यू डर्टी फेलो, तुम जैसे लोग ही देश की भिखारी स्तर को बढ़ा रहे हैं। अगर इस पर एक खरोंच भी लग जाती, तुम्हारा 1 साल का खाना पीना बंद हो जाता। बेहतर होगा कि तुम आगे से मेरे सामने मत आना। हम्फ, बेकार का कचरा। इसके बाद उस लड़के ने अपनी कार स्टार्ट की और तेजी से चलाते हुए आंखों से ओझल हो गया। विजय मौके पर ही स्तब्ध खड़ा रहा। वो खुद ही था जो लापरवाही से कार चला रहा था और लगभग एक्सीडेंट का कारण बन जाता, लेकिन उसने तो अपनी गलती विजय पर ही थोप दी थी। वो एक जेंटलमैन की तरह लग रहा था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाला हर दूसरा शब्द गंदा था। इससे उसके संस्कार साफ पता चल गए थे। इडियट विजय की आंखें गोल घूम गईं और अपनी किस्मत को कोसने लगा। आखिर इस तरह के पागल लोग उसी से क्यों टकराते थे? उसने बाइक स्टार्ट की और डीएलएफ लेजर पार्क की ओर टर्न लिया। कुछ देर बाद वो लेजर पार्क पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो अपने सामने का दृश्य देख स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक कार खड़ी थी। यह एक ब्लैक ऑडी थी और कुछ हद तक जानी पहचानी लग रही थी। उसने और करीब से देखा और देखा कि कोई कार के हुड के पास खड़ा है। वो एक ट्रिम बिजनेस सूट में था और एक जेंटलमैन की तरह दिख रहा था। वो कुछ देर पहले मिले बेवकूफ की तरह लग रहा था। ये बेवकूफ फिर से। विजय फिर से अपनी किस्मत कोसने लगा। 1 मिनट, क्या वो हाउस नंबर 7 पर खड़ा नहीं है? विजय हैरान रह गया। हाउस नंबर 7 में सहाना का घर था। ओह अच्छा, तो जिस एनोइंग इंसान के बारे में आहाना ने जिक्र किया था, क्या ये वही है? विजय ने तुरंत स्थिति को समझ लिया, इसलिए आहाना उसको नकली बॉयफ्रेंड की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। विजय मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे अपनी छोटी 3 व्हीलर बाइक पर चढ़ गया। लड़का ट्रिम बिजनेस सूट पहने हुए था और उसके हाथ में फूलों का एक बुके था। वो कभी अपने सूट को सीधा करता तो कभी अपने बालों पर हाथ फेरता, जैसे कि वो किसी फैशन शो में ऑडिशन देने आया हो। आहाना, यह बुके तुम्हारे लिए मेरे प्यार का सबूत है। इसमें 99 रोज मेरे दिल का हाल बयां करते हैं। वो खुद से बड़बड़ाता जा रहा था, जैसे कि वो अपनी पिकअप लाइनों का अभ्यास कर रहा हो। विजय इन चीजी पिकअप लाइनों को सुनकर लगभग हंस पड़ा। उस लड़के ने विजय को करीब आते हुए देखा। उसे देखकर वो हैरान रह गया। तुम जैसा भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? उस लड़के की आंखें छोटी हो गईं और उसके चेहरे पर घृणा की अभिव्यक्ति थी। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में एक डिलीवरी बॉय हो, वरना तुम जैसा भिखारी कैसे इतने हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया में घुस सकता है? विजय ने अपनी आंखें घुमा ली और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने आगे बढ़ना जारी रखा और अपनी बाइक ब्लैक ऑडी के बगल में खड़ी कर दी। हे भिखारी, तुम यहाँ क्यों रुक गए? अपनी खटारा बाइक को मेरी कार के बगल से हटाओ। अगर तुम जल्दी से यहाँ से गायब नहीं हुए तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना होगा। क्यों नहीं, तुम सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला सकते हो। बेवकूफ, विजय मुस्कुराया। तुम। उस लड़के को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें फूल गई और उसे लग रहा था कि जैसे वो इस लड़के का खून कर देगा। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? अगर मैंने एक फोन भी किया, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। विजय ने फिर से अपनी आंखें घुमा ली। उसने शांति से अपना फोन निकाला और आहाना का नंबर डायल किया। हेलो आहाना, मैं पहुंच गया हूं, विजय ने कहा। मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। वैसे यहाँ एक पागल क्यों खड़ा है जो अपने मुंह से गंदगी उगल रहा है? कॉल के दूसरे छोर पर आहाना हंस पड़ी। बस 1 मिनट रुको विजय, मैं तुरंत वहां आती हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? इसका क्या मतलब है? वो लड़का गुस्से में जल रहा था। उसकी आंखों से इस वक्त खून निकल रहा था। अगर उसका वश चलता तो वो विजय का आंखों से खून कर देता। अगर तुम यहाँ डिलीवरी करने आए हो तो मुझे उसका पार्सल दो, मैं आहाना को दे दूंगा और तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम यहाँ खड़े आंखों के दर्द से कम नहीं हो, उस लड़के ने गुस्से में कहा।
फिर उसने अपने पर्स से 50 रुपए का एक नोट निकाला और उस पर फेंक दिया। इसे लो और यहां से दफा हो जाओ। विजय की आंखें छोटी हो गईं। उसने सोचा कि इस इंसान का कोई दिमागी तार टहला हुआ है जो उसे पैसे का एटीट्यूड दिखा रहा है। तुम अभी भी नहीं गए? उस लड़के को और ज्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि उसने विजय को कहीं नहीं जाते देखा। तभी दरवाजा खुला और उसमें से एक सुंदर आकृति बाहर निकलती हुई दिखाई दी। विजय उसे देखकर दंग रह गया। उसने व्हाइट टी शर्ट और छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। उन कपड़ों से उसकी परफेक्ट बॉडी को साफ देखा जा सकता था। उसकी कमर पतली थी, इतनी कि उसे एक हाथ में पकड़ा जा सकता था। उसके पैर पतले और फेयर थे। विजय उसे देखकर विचलित हो गया था। जहां तक उस लड़के की बात है, उसकी आंखें चमक रही थी और मुंह से लगभग लार टपकने वाली थी। वो किसी लालची कुत्ते की तरह लग रहा था। हे अहाना, दिस फ्लावर्स फॉर यू। लड़के ने एक बार फिर अपना सूट साफ किया और अपनी पूंछ के पंखों को फैलाते हुए किसी मोर की तरह सीधा खड़ा हो गया। उसने घमंड से बुके उठाया और अहाना की तरफ बढ़ा। अहाना ने अपना मुंह ढक लिया और आगे बढ़ते हुए मुस्कुरा दी। लड़के का दिल अहाना की स्माइल देख लगभग पिघल गया था और वो लगभग आसमान में तैर रहा था। वो हंसी उसने मुझे देख स्माइल की। शायद उसे मेरा प्रपोजल पसंद आया। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगा। अहाना, ये 99 रोज तुम्हारे लिए मेरी सच्ची मोहब्बत की निशानी है, उसने अहाना को बुके देते हुए कहा। हालांकि अगले ही पल वो किसी स्टैच्यू की तरह जम गया। अहाना बिना उसकी ओर देखे ही उसके पास से गुजर गई। अहाना। जब वो उसका नाम पुकारने के लिए मुड़ा तो वो घबरा गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने जो दृश्य देखा वो सिर पर बिजली गिरने जैसा था, जिससे वो मौके पर ही लकवाग्रस्त हो गया। ओह डार्लिंग, तुम फाइनली आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना कह अहाना उस डिलीवरी बॉय के गले लग गई थी जैसे कि कितने लंबे समय से बिछड़े दो प्रेमी मिल रहे हों। उसका चेहरा एक पल में सफेद हो गया और उसका भाव भयानक था। ऐसा क्यों? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने का यह दृश्य बहुत ही हास्यास्पद था। अहाना का एक बॉयफ्रेंड था और वो भी एक गरीब फटीचर लड़का। यह असंभव था। अहाना की पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती थी? उसका तो कोई हाई क्लास लड़का बॉयफ्रेंड होना चाहिए था असीम, ना कि कोई डिलीवरी बॉय। उसका दिल जलन की आग में जल रहा था। उसका सारा शरीर कांप रहा था। उसके साथ कुछ गलत हुआ है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, उसने खुद को आश्वस्त किया। जैसे ही अहाना विजय के करीब आकर उसके गले लगी, वो दंग रह गया। वो किसी स्टैच्यू की तरह खड़ा रहा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आप क्या कर रही हैं मिस अहाना? विजय फुसफुसाया। तुम अभी भी नहीं समझे? उसका चेहरा लाल होने लगा था और वो प्यारी लग रही थी। जल्दी करो, मुझे गले लगाओ। पागल, वो चिंतित हो गई जब उसने विजय को वहां चुपचाप खड़े देखा। ओह! विजय होश में आ गया और उसकी बात समझते हुए उसे कमर से पकड़ लिया। धक धक। इस समय उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। हालांकि यह रोमांटिक माहौल बहुत लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि उन्हें एक आवाज सुना दी। उसे जाने दो गधे, लड़का चिल्लाया। अहाना, वो कौन है? अहाना विजय के गले से हटी और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने पहले उसे डार्लिंग कहकर बुलाया था। इसका सीधा मतलब है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, अहाना ने कहा। इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। तुम झूठ बोल रही हो सुमई। मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। इसके अलावा तुम इस जैसे फटीचर भिखारी के प्यार में कैसे पड़ सकती हो? उसकी ओर देखो, उसके कपड़ों की कीमत 100 रुपए भी कम है और उसकी बाइक, यह तो एक कबाड़ का टुकड़ा है। तुम उस जैसे गरीब लड़के को कैसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो? वो लड़का गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोला। उसने जो कुछ देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उस लड़के की नजरों में विजय एक गरीब भिखारी से कम नहीं था जो एक लॉ क्लास सामाजिक वर्ग से था। जहां तक उसकी बात है, हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता था, जबकि विजय तो एक पिछड़ी जाति का भिखारी था। सामान्य दिनों में वो उसे देखने तक की जहमत भी नहीं उठाता। हालांकि विजय जैसा एक नीच लड़का उसके प्यार को उसी के सामने गले लगा रहा था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके दिल में ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसका चेहरा जानवर की तरह विकृत हो गया था। हाँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? तुमने जानबूझकर मुझे पागल बनाने के लिए इस लड़के को बुलाया है। अहाना ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया। परो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पागल बनाऊंगी? वो सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके अलावा तुम्हें क्यों वो एक लूजर लगता है? वो बहुत हैंडसम है और रही बात उसके गरीब होने की, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। सिवाय प्यार के मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। हे ना डार्लिंग। उसने अपने होंठ दबाए और धीरे से विजय के गाल पर एक किस कर दी। विजय को शर्म आ गई। उसने एक बार हल्के से खांसा और कहा, यह बेवकूफ लड़का कौन है बेबी? वो इतना परेशान क्यों है? हालांकि उसका नाम बहुत फनी है। क्यों ना हम उसे परुण की जगह पारो कहकर बुलाए? अहाना फूट फूट कर हंस पड़ी। वो बिना सोचे समझे हंसने लगी।
तुम बहुत फनी हो विजय, उसने धीरे से उसके कान के पास कहा। वरुण को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा एक गुस्सैल सांड की तरह लाल हो गया था। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? फटीचर भिखारी, क्या तुम मरना चाहते हो? उसका चेहरा बुरी तरह से गुस्से में काला पड़ गया था। क्या तुम सच में एक मर्द हो जो किसी औरत का एक खिलौना बनना चाहता है? क्या तुम्हारे पास गरिमा नाम की कोई चीज नहीं है? गरिमा? वो क्या है? विजय मुस्कुराया। क्या वरुण वहां से चुपचाप चला जाएगा या फिर वो खड़ा करेगा कोई तमाशा? कहीं विजय और अहाना का यह नकली प्यार असली प्यार में तो नहीं बदल जाएगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे। हमारी कहानी सुपर बुइसनेस मैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।